चलो, अब ये ऑर्डर नंबर 23 बोलता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट, यानी कि आप सूट को विड्रॉ करना चाहते हैं, आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते। तो ऑर्डर नंबर 23 डील करता है विड्रॉल एंड कॉम्प्रोमाइज सूट। अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो क्यों नहीं ना, सूट फाइल करके मतलब ही नहीं, आपको आपके पैसे से मतलब है, आपको जो चीजें चाहिए वो मिल रही है, तो झगड़ा करके वहां पे फायदा ही क्या है। तो एब्सोल्यूट विड्रॉल का मतलब होता है विड्रॉल विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जिसे एब्सोल्यूट विड्रॉल कहते हैं कि कोर्ट की परमिशन के बिना विड्रॉ करना। क्वालिफाइड विड्रॉल का मतलब होता है विड्रॉल विद द परमिशन ऑफ द सूट। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, अपने बैरक में लिख दो। एब्सोल्यूट विड्रॉल बिना परमिशन कोर्ट के, क्वालिफाइड का मतलब होता है कोर्ट से परमिशन लेके सूट को विड्रॉ करना। ठीक है, अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है, प्रोवाइड्स द विड्रॉल ऑफ सूट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कि बिना कोर्ट के परमिशन के आप अगर सूट विड्रॉ करते हो तो प्लेंटिफ में किसी भी वक्त सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद वो क्या कर सकता है, अपना क्लेम को विड्रॉ कर सकता है किसी भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट। ठीक है, कोई भी डिफेंडेंट होने दीजिए, उसको अगर विड्रॉ करना तो कर सकता है। इसका सब रूल 2 कहता है, रूल नंबर 1 का, कि जहां पर प्लेंटिफ जो है वादी अगर माइनर है या पागल है, इंसेन है, तो इट विल नॉट बी डन विदाउट द परमिशन, यानी कि बिना कोर्ट के परमिशन के या उसके जो नेक्स्ट फ्रेंड का एफिडेविट लेके उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से कि सर मुझे विड्रॉ करने की परमिशन दे दीजिए, मैं माइनर हूं लेकिन मेरा दोस्त मेरी जगह पे जो कि नेक्स्ट फ्रेंड है वो आकर एफिडेविट देगा और आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं कोर्ट से सूट विड्रॉ करना चाहता हूं। सब रूल 3 बोलता है परमिट विड्रॉल ऑफ द सूट विद द लीव एंड स्टेट्स दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। जहां पर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है, आपको ए क्लॉज और बी क्लॉज देख लीजिए, दैट द सूट मस्ट फेल विद द रीजन फॉर सम फॉर्मल डिफेक्ट। अगर बिना कोर्ट के परमिशन अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ जो रीजन है कि उसमें एक फॉर्मल डिफेक्ट है जिसकी वजह से उसको विड्रॉ करना है, ठीक है, फॉर्मल डिफेक्ट होता है तो भी कर सकते हैं, कभी कभी एक फॉर्मल डिफेक्ट हो जाता है ना, गलती से गलती हो गई, उस गलती को सुधारने के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं वो सूट को। बी क्लॉज बोलता है कि देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अलाउइंग द प्लेंटिफ, इसके वजह से क्या कर सकते हैं, कोर्ट को हम विनंती कर सकते हैं कि सर आप मुझे फ्रेश सूट फाइल करने दे दो, उसमें मेरे से गलती हो गई है, मैं अभी विड्रॉ कर रहा हूँ, विड्रॉ करके नया सूट ताबड़तोड़ फाइल करता हूँ, तो वो करने दिया जा सकता है। इट में ऑन सच टर्म्स एज थिंक फिट, यानी कि वो टर्म्स उसमें बैठने चाहिए और प्लेंटिफ को परमिशन विड्रॉ करने के लिए ग्रांट करनी चाहिए। तो जो पार्ट ऑफ द क्लेम होगा वो प्लेंटिफ को यानी कि वादी को लिबर्टी दी जाएगी, लिबर्टी यानी खुलेआम छूट दी जाएगी कि आप फ्रेश सूट को इंस्टीट्यूट करो, जो कि सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज को लेकर आप पहले मेरे पास आए थे उसको लेकर आप फिर से दोबारा आ जाओ, क्लेम करो। ठीक है, द पावर ऑफ द कोर्ट टू एक्सेप्ट, कोर्ट के पास ये पावर है कि एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, उसकी डिस्क्रिशन है, हाँ भी बोल सकती है, ना भी बोल सकती है, तो उस चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और एप्लीकेशन कैसे लगाएगी, पार्टी लगाएगी, या कोर्ट कभी कभी सो मोटो भी कर देती है कि ठीक है जाने दो, एप्लीकेशन तो लगाई है ना, करके दे देते हैं, बेचारे का भला हो जाएगा। ठीक है, इसमें वेयर देर आर मोर देन वन प्लेंटिफ, अगर एक या एक से अधिक वादी है तो क्या, तो एनी वन ऑफ देम वांट्स टू विड्रॉ, यानी कि एक वादी को विड्रॉ करना है, उन सब वादियों में से 5 वादी है, 5 वादी में से एक वादी को अगर सूट को विड्रॉ करना है, ही कैन नॉट विड्रॉ, अगर उसको विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक दूसरे वादी उसके लिए उसको हाँ नहीं कह देते। ठीक है, इसको लेकर अनिल कुमार सिंह वर्सेस विजयपाल सिंह 2017 का केस है। डिफेंडेंट कैन नॉट ऑब्जेक्ट प्लेंटिव्स एप्लीकेशन, यानी कि प्रतिवादी इस चीज की ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता अगर वादी को सूट विड्रॉ करना है तो, प्रतिवादी को अपना मुंह बंद करके बैठना है, उसमें उसको ऑब्जेक्शन लेने की कोई भी ये नहीं है। ठीक है, अब इस विड्रॉल का इफेक्ट क्या होगा, बिना अगर आप कोर्ट की परमिशन से विड्रॉ करते हो तो विड्रॉ करने के बाद अनकंडीशनली
अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है कि बिना किसी कंडीशन के, जो परमिशन आप कोर्ट से नहीं ले रहे हो, आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते सेम चीज के ऊपर, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद में आप विड्रॉ कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा, बार्ड हो जाएगा। बार्ड का मतलब है कि कानून के नजर में उसका कोई नजरिया ही नहीं है कि चलो अब यहां से निकलो तुम बाहर। ठीक है। रूल नंबर 1 बोलता है व्हेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफेंडेंट्स एंड प्लेंटिफ में बी परमिटेड, यानी कि अगर जो प्लेंटिफ है उसको ये परमिशन दिया जाता है तो डिफेंडेंट को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। रूल नंबर 2 बोलता है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन नॉट इफेक्टेड बाय फ्रेश सूट। अब नॉट इफेक्ट लिमिटेशन तो पकड़ता ही है ना कहीं आप सेकेंड सूट को लेके आ रहे हो तो वो लिमिटेशन में बैठता है नहीं बैठता है वो कोर्ट का काम नहीं है देखना है, वो आपका काम है कि मैं विड्रॉ करने के पास मेरे पास लिमिटेशन बचती है क्या, बचती है तो बिंदास करो, नहीं बचती है तो अभी भूल जाओ, सेकंड सूट हो ही नहीं सकता आपका। उस डिफेक्ट को इनफैक्ट ऑर्डर 6 रूल 17 से क्लियर करो। तुमको एक और चीज हम दे रहे हैं, करना है करो, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी। रूल नंबर 2 बोलता है। रूल नंबर 3 ये बोलता है कॉम्प्रोमाइज सूट। आप लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब हमारा एक केस चल रहा था जिस केस को लेकर मैं आपको बताती हूँ कि डीडी बाउंस हो गई थी, डिमांड ड्राफ्ट बाउंस हो गया था। हाँ मेरी शक्ल में मत देखो, ऐसा हुआ था सच में। आप बोलोगे कि कभी डीडी बाउंस होती है क्या, हमको पागल बना रही है मैडम, सच बोल रही हूँ, ये चीज हुई थी और मेरे पास इसके पूरे प्रूफ्स है जिसके केसेस भी आपको मैं दिखा सकती हूँ। तो अब जाके क्या हुआ, सामने वाली पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उसको लेकर हमने कॉम्प्रोमाइज फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर कि हम दोनों पार्टीज ने एग्री किया है, जो सेटलमेंट होती है ना उसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं करती है। उस डीडी के अगेंस्ट आपने जितने पैसे दिए आपकी सेटलमेंट हो गई ना, कोर्ट को उसी से मतलब होता है। तो कॉम्प्रोमाइज सूट का मतलब ये होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज सूट कोर्ट में फाइल करते हो जिसके ऊपर कोर्ट डिक्री करता है, जिसमें क्या होता है, सेटलमेंट होता है। दोनों पार्टियों के बीच में जो भी सेटलमेंट हुई है, यानी कि आपने तय किया है कि आप उस पार्टी को 10 लाख रुपए देंगे, कोर्ट बोलेगी तू 20 दे, इससे मेरा लेना देना नहीं है, आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, आप कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज सूट के लिए प्रे कर रहे हो तो मैं उसके ऊपर ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है मैम, जैसे किसी केस में कॉम्प्रोमाइज हो गया तो हम सेम फैक्ट पर दोबारा से अगर केस लाना चाहे तो वहाँ हो जाएगा वो कि नहीं? नहीं कॉम्प्रोमाइज सूट हो गया ना एक बार, सेम चीज के ऊपर आप दोबारा नहीं लेके आ सकते, इसलिए तो कोर्ट आपसे 11 आ अंडरटेकिंग लेती जाएगा। है ना। हाँ आप नहीं कर सकते वो चीज को लेकर, मतलब सेम कॉज ऑफ एक्शन हो गया ना, ऑर्डर टू रूल 2 आ जाएगा इसमें कि आप सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर अच्छा, दोबारा सूट नहीं फाइल कर सकते। ओके। हाँ। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर कोर्ट इज सेटिस्फाइड, एक ही सेकेंड ना, इन पार्ट बाय एनी अग्रीमेंट इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टीज। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई कि एडजस्टमेंट लॉफुल हुई है, एग्रीमेंट दोनों पार्टी ने साइन की है, तो कोर्ट को क्या करना है, एग्रीमेंट है ना, दोनों पार्टी की मंजूरी है ना, दोनों पार्टी ने साइन किया है ना, जब मियाँ बीजी राजी तो क्या करेगा काजी, समझे आप। तो जहां पर डिफेंडेंट सेटिस्फाई होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, खत्म हो जाता है, तो कोर्ट इस एग्रीमेंट को अपना रिकॉर्ड बनाएगी और आपको मुक्त करेगी ये चीजों से। तो इस फॉलोइंग कंडीशंस में कंसेंट डिक्री पास होती है कि दोनों पार्टीज की एग्रीमेंट होनी चाहिए, वो जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होनी चाहिए, ठीक है, और साइन होनी चाहिए पार्टी से। देखो मैंने यहाँ पे कंडीशंस डाल के रखा है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, वो लॉफुल होनी चाहिए और कोर्ट क्या करनी चाहिए, उस चीज को रिकॉर्ड करनी चाहिए। और कॉम्प्रोमाइज कंसेंट डिक्री मस्ट हैव बीन पास्ड, ओके, द कॉम्प्रोमाइज कंसेंट डिक्री मस्ट हैव बीन पास, यानी उसको लेकर कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास होनी चाहिए। और देखो वहां पे कि सेक्शन नंबर 93 का सब क्लॉज 3 ये बोलता है कि इसको लेकर आप कोई भी अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है ना।
फारा, और रिवीजन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप रिफ्यूज हो जाएगा वो चीज। रिवीजन लाइज अगेंस्ट ऑन ऑर्डर रिकॉर्डिंग और रिफ्यूजिंग टू रिकॉर्ड द कॉम्प्रोमाइज। अगर कोर्ट आपकी बात नहीं मान रहा है कि नहीं हम कॉम्प्रोमाइज का ये नहीं करेंगे, तो आप उस चीज को लेकर रिवीजन में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप उस चीज के लेकर अपील में जाओगे। तो हु में रिकॉर्ड कॉम्प्रोमाइज, कौन रिकॉर्ड कर सकता है कॉम्प्रोमाइज? एक कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट होती है, सेटिस्फैक्शन होती है और रिकॉर्ड की जाती है बाय द कोर्ट। फिर क्या होता है, पेंडिंग इन सच केस बी रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट इन केस ऑफ अपील और रिवीजन, एपेलेट और रिविजनल कोर्ट वेयर द कॉम्प्रोमाइजेस एंड बी अराइव। यानी कि जो कोर्ट होगा जिधर कॉम्प्रोमाइज होगी वही कॉम्प्रोमाइज डिक्री करेगा। एपेलेट अपीलेट कोर्ट है तो वो करेगा, रिविजनल कोर्ट है तो वो करेगा, ट्रायल कोर्ट है तो वो करेगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, नेक्स्ट फ्रेंड हमने देख लिया कि उसके नेक्स्ट फ्रेंड आके अग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज का ये करेंगे, वो रिकॉर्ड होएगा और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। उसके बाद में रूल 3 ये बोलता है कि दैट नो सूट कैन बी फाइल्ड और सेट असाइड अ कॉम्प्रोमाइज डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट लॉफुल, ठीक है। सूरज कुमारी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज मिर्जापुर का केस है, जहां पर उसने स्ट्रेंजर्स को लेकर लेके आया था ना, तो उसने मना कर दिया था कि स्ट्रेंजर कौन होता है कॉम्प्रोमाइज करके आने के लिए, पार्टीज के साथ कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए ना, ठीक है। 3B बोलता है कि there is no agreement or compromise in a representative group can be entered without the leave of the court before granting the leave. Notice to the person interested should be given by the court. यानी कि देखो 3B क्या बोलता है कि अगर कोई एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट हुई है या कॉम्प्रोमाइज हुआ है रिप्रेजेंटेटिव सूट में। रिप्रेजेंटेटिव सूट मतलब कौन सा सूट? रिप्रेजेंटेटिव सूट को हमने ऑर्डर नंबर 1 के कहां पे पढ़ा था उसमें? 8 में, रूल 8 में। यस, रूल 8 में पढ़ा था, रूल 8 में पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव सूट। यहाँ पर कौन है? रिप्रेजेंटेटर एजेंट है, वो अपना सगा नहीं है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट कैन बी एंटर्ड इनटू विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट के परमिशन के वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, और वो नोटिस दिया जाएगा सारे पर्संस को जो इंटरेस्टेड होंगे, और कोर्ट उनको बताएगी कि देखो ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आया है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, अगर हमसे परमिशन नहीं ले रहा है तो कोर्ट क्या करेगी, उन सब चीजों के लिए उनको नोटिस निकालेगी कि देखो ऐसे पीछे हो रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज डिक्री कैन नॉट ऑपरेट रेस जुडिकेटा, ठीक है। सच डिक्री however may be created estoppel between the parties, यानी कि जो बात एक बार तय हो गई उसे आप पलट नहीं कर सकते, जिसका केस है पुल्लवीवर्ती वेंका वर्सेस बल्लूरी जगन्नाथ, AIR 1967 का केस है, ठीक है। रूल नंबर 4 बोलता है कि प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इफेक्टेड ऑन ऑर्डर। अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स है तो उसको तो लगने ही नहीं वाला है, एग्जीक्यूशन में तो कुछ होगा नहीं, खत्म हो गई स्टोरी। इंटरम ऑर्डर को लेकर आप क्या बोलते हैं कि इंटरम ऑर्डर को लेकर हम ये बोला जाता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, देखो ये आपके ना बैरक में नहीं है, या आपके बैरक में नहीं है। इंटरम ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो टेम्पररी ऑर्डर होता है, जो प्रोविजनल होता है, जो फाइनल नहीं होता है, जिसे इंटरवीन करा जा सकता है, जिसे हम इंटरम कहते हैं। ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि इंटरम ऑर्डर को लेकर। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन यानी कि केस चल रहा है, ठीक है, पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन यानी केस चल रहा है। तो अगर आप डिक्शनरी का मतलब समझो कि डिक्शनरी में इंटरम का मतलब क्या होता है, जिससे हम फॉर द टाइम बीइंग कहते हैं, कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। तो इन द मीन टाइम, मीन वाइल, उस समय के दौरान जो टेम्पररी और प्रोविजनल नॉट फाइनल इंटरवीनिंग ऑर्डर होता है, यानी टेम्पररी ऑर्डर होता है। प्रोविजनल का मतलब है कि इसे आगे चैलेंज किया जा सकता है, नॉट फाइनल यानी कि वो फाइनल नहीं है, इंटरवीन यानी उसको आगे चैलेंज करने के लिए हमारे पास एक दरवाजा खुल जाता है। इंटरम ऑर्डर और इंट्रोलॉक्टरी ऑर्डर, देखो जो मुझे ये कह रही थी उस्मा, आर दोज ऑर्डर्स बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, दोनों एक ही होते हैं, इंटरम और इंट्रोलॉक्टरी एक ही होता है। डज नॉट डिटरमाइन फाइनली द सब्सटेंटिव राइट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी कि इससे ये तय नहीं हो जाता कि पार्टी को क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने, उससे मिलने वाला ये रहता है कि जो भी है ठीक है, लेकिन उसे चैलेंज तो करवाया जा सकता है। तो इंटरम ऑर्डर को हम लोग ऑर्डर नंबर 24 में हम देखेंगे, अभी हम ऑर्डर नंबर 25 में जब सिक्योरिटी एंड कॉस्ट को पढ़ेंगे तब देखेंगे, कमीशन में देखेंगे,
ऑर्डर नंबर 26 में भी आप पढ़ोगे इसके बारे में। इसका जिक्र 75 सेक्शन और 78 में भी किया गया है। ठीक है, अब हमने ऊपर देखा था सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स को लेकर जो प्रोसीडिंग्स है, तो सेक्शन नंबर 94 और 95 ऑर्डर नंबर 38 से लेके 40 तक आप आगे जाके पढ़ोगे। अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अरेस्ट बिफोर जजमेंट अटैचमेंट क्या होता है, टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है, इंट्रोलक्टरी ऑर्डर क्या होता है, रिवीजन ऑर्डर क्या होता है इसके अंदर, तो ये सब चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेक्शन नंबर 94 पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में बताता है। आप बोलो अभी तो अभी या भले बाद में, जैसे बोलो। मैम हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया इसी से रिलेटेड है, इसलिए पढ़ा दीजिए अभी। ठीक है, सप्लीमेंट्रल प्रोसीडिंग्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए आप अपने बैरक में सेक्शन नंबर 94 को देख सकते हैं, अपने बैरक में आप ओपन कर सकते हैं। फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में इफ सो प्रिस्क्राइब, अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट क्या करेगी, वारंट इशू करेगी। कैसा वारंट, वारंट ऑफ अरेस्ट। ठीक है, और क्या करेगी, प्रतिवादी को कोर्ट में लेके आया जाएगा, उसे कहा जाएगा कि भैया बता क्यों शो कॉज, क्या रीजन था तेरा कोर्ट में नहीं आके पैसा भरने के लिए। अब ही शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, उसके लेकर उसको सिक्योरिटी नहीं लेंगी कोर्ट, उसने ऑर्डर का तौहीन किया है तो उसको लेकर क्या किया जाएगा, सिविल प्रिजन भेजा जाएगा, जिसको आप ऑर्डर नंबर 38 के रूल 1 से लेकर 4 तक पढ़ोगे। ठीक है, ये जो सब क्लॉज ए है ना यहाँ पे 94 का, इससे आप ऑर्डर 38 में भी पढ़ोगे। रूल 1 से लेकर 4 तक इस बारे में बहुत कुछ डिस्क्राइब है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश अ सिक्योरिटी और प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम and to place the same at the disposal of court or attachment of any property। क्या करेगी कोर्ट, कोर्ट डिफेंडेंट से कहेगी कि आप सिक्योरिटी के तौर पे किसी प्रॉपर्टी को ले आओ जो तुम्हारी है, जो तुम्हारी बिलोंगिंग है, यानी कि मेरे नाम पे है या जिसके नाम पे है, ऐसे समझो। टू द प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट, यानी कि उसे तुम ले आओ, कोर्ट डिस्पोज ऑफ करेगी, उस चीज का अटैचमेंट करेगी, जिसे आप ऑर्डर नंबर 38 के रूल 5 से लेके 13 तक पढ़ोगे। ठीक है, फिर उसके लिए टेम्पररी इंजंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, इन केस अगर आप डिसओबे करते हो और आप उस चीज को लेकर गिल्टी हो तो कोर्ट आपको सिविल प्रिजन भेजेगी, दैट हिज प्रॉपर्टी टू बी अटैच एंड सोल्ड, उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा और सेल आउट कर दिया जाएगा। ऑर्डर नंबर 39 में पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर को हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 40 में, कि जब रिसीवर अपॉइंट होता है ना, कि कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर सेल करना है, इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है, तो वो रिसीवर देखेगा उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, उसके बाद में इंट्रोडक्टरी ऑर्डर को हम ऑर्डर नंबर 25 में पढ़ते हैं, 24 में पढ़ते हैं, 26 में पढ़ते हैं, 38 में पढ़ते हैं, 39 में पढ़ते हैं और 40 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको सेक्शन नंबर 94 का सब क्लॉज ई पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रिलेट करता है इंट्रोलेक्टरी ऑर्डर को, कि जब सीपीसी में आपको आप प्लेंटिफ है, ठीक है, क्या सूट इंस्टीट्यूट किसने किया, वादी ने किया, बिफोर फाइनली डिस्पोज ऑफ, यानी कि डिस्पोज यानी केस खत्म होने से पहले कोर्ट इंट्रोलक्टरी ऑर्डर, जिसे हम इंटरम ऑर्डर कहते हैं, टेम्पररी ऑर्डर कहते हैं, अगर चाहे तो कोर्ट कर सकती है। जब कोर्ट उसके लिए क्या लेगी, एक पेमेंट लेगी, ऑर्डर नंबर 24 में पढ़ोगे, सिक्योरिटी लेगी, ऑर्डर नंबर 25 में पढ़ोगे, कमीशन लेगी, ऑर्डर नंबर 26 में पढ़ोगे, अरेस्ट और अटैचमेंट करेगी, ऑर्डर नंबर 38 में पढ़ोगे, टेम्पररी इंजंक्शन को ऑर्डर नंबर 39 में पढ़ोगे, रिसीवर अपॉइंट करने के लिए ऑर्डर 40 में पढ़ोगे। जो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हम कौन सी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 94 की बात कर रहे हैं, और उसके साथ में आपने कौन सा सेक्शन देखा, ये सारे के सारे आपने देख लिए, 24, 25, 26, सेक्शन 75 से 78 वहीं पे आ जाता है। तो आपको अगर समरी पता होगा तो आराम से आगे बढ़ेंगे। मैम समझा?
अब पूछो। मैम ये जो क्या कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शन है और ये इंटरिम ऑर्डर है, तो टेम्पररी एक टाइप का ये इंटरिम ऑर्डर ही है ना? हाँ यस, टेम्पररी ऑर्डर इज इक्वल्स टू इंटरम इंजंक्शन। ओके मैम। ठीक है, चलो हो गया, यस मैम। कंप्लीट हो गया मेरा ये पूरा पढ़ा के आपको। हो गया अपना ऑर्डर